हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग आज नीट के कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले, क्योंकि आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नीट के लिए 12th क्लास के स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए मैंने फर्स्ट टाइम बना रहा हूं, तो इसलिए पहले नीट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक, इस टेस्ट को सीबीएसई कंडक्ट करवाता है। सीबीएसई के नाम से आप अच्छे से सीबीएसई को जानते ही हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम 2013 से पहले इस एग्जाम को AIPMT के नाम से जाना जाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं कि इसको जो नीट को पूरा जो बोलते हैं वो बोलते हैं नीट यूजी। क्यों इसको यूजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाने के बाद अगर आपकी रैंकिंग आती है तो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन से? एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। तो नीट का जो एग्जाम है, ये एग्जाम हर साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है और इस एग्जाम में जो जनरल कैटेगरी पर्सन आते हैं वो इस एग्जाम को 9 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो रिजर्व कैटेगरी पर्सन है वो इस एग्जाम को 14 टाइम अटेम्प्ट कर सकता है। और ये एग्जाम 3 आवर्स का होता है और इस एग्जाम में आपसे बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायोलॉजी के 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं बायोलॉजी को, फिर बॉटनी और जूलॉजी में। और फिजिक्स, तो फिजिक्स है ही और केमिस्ट्री भी है। बॉटनी में से 45 मार्क्स के क्वेश्चन और जूलॉजी में से 45 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ओवरऑल बायोलॉजी जो आ गया वो 90 मार्क्स का हो गया और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 45 मार्क्स के, तो यहां 90, तो टोटल 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, यानी कि आपने 180 सवालों के जवाब देने। और जो 180 सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल के लिए आपको जवाब देने के लिए 3 आवर्स मिलते हैं, ठीक। और हर राइट क्वेश्चन का आंसर आपको 4 मार्क्स दिलाएगा और हर सवाल, गलत सवाल अगर आप देते हैं, गलत आंसर देते हैं तो -1 जाता है। इट मींस आपका जो स्कोर रेंज हो सकता है वो -180 से +720 हो सकता है, क्योंकि 4 और 180 क्वेश्चन टोटल आप कर रहे हैं तो 720 बनता है। इट मींस 720 मार्क्स आप मैक्सिमम ले सकते हैं और -180 मार्क्स आप मिनिमम ले सकते हैं। ये आपकी रेंज रहने वाली मार्क्स की। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं इंडिया के अंदर। तो देखिए, इसकी रेंज मैं आपको बताता हूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें, कॉलेजेस नहीं, सीट की बात करेंगे, सॉरी, सीट्स कितनी हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में डाटा मैं आपको बता देता हूं। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस का डाटा है 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो है 27590, ठीक। अच्छा, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जो सीट्स हैं 25840। ये प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की हो गई और ये प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है, ठीक। अच्छा, तो अब आप समझ जाइए कि सीट्स कितनी हैं और कितनी आपको, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, मार्क्स कितने आने वाले हैं, ठीक है, क्या परसेंटेज रहने वाली है मार्क्स की टोटल पेपर की और किस हिसाब से डिवाइड है एग्जाम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने मिलेंगे, मार्क्स कितने होते हैं, 4 मार्क्स प्लस एक क्वेश्चन का और माइनस अगर आप गलत देते हैं तो, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो एग्जाम्स की फीस रहती है, ठीक है, वो भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इसकी जो रेंज रहती है एग्जाम फॉर्म की वो
700 रुपए से लेकर के और 1400 रुपए तक की रेंज का ये पेपर होता है, यानी कि इतनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, वो कैटेगरी वाइज होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता दिया नीट के एग्जाम के बारे में। अब आइए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को ले लेते हैं। देखिए जो पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंडीशंस ऑफ ए कैरियोटाइप 2n+1 प्लस और माइनस दोनों है, 2n+-1 एंड 2n+-2 आर कॉल्ड। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की कंडीशंस सेल्स में या तो ये हो या ये हो, ठीक, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? तो आइए वन बाय वन पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए एन्यूप्लॉइडी, बी पॉलीप्लॉइडी, सी एलोप्लॉइडी और डी मोनोसोमी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो पॉलीप्लॉइडी टर्म होती है, इस टर्म में सेट ही बदल जाता है। टोटल नंबर ऑफ सेट जो है, जैसे यहां पे 2n सेट है तो 2n की जगह पे 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सेट, मगर ये 2n दिखा रहा है यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन दिखा रहा है, तो डिप्लॉइड के लिए तो पॉलीप्लॉइडी है ही नहीं, इट मींस पॉलीप्लॉइडी नहीं हो सकता। और एलोपॉलीप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी का ही टाइप होता है, एक रूप होता है। ठीक है, तो एलोपॉलीप्लॉइडी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इसी का टाइप है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं एन्यूपॉलीप्लॉइडी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पर। तो ऑप्शन ए जो एन्यूपॉलीप्लॉइडी है, इसका मतलब क्या होता है कि डिप्लॉइड सेट में, डिप्लॉइड यानी कि 2n में, ठीक, या एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, तो 2n+1, 2n+2 या तो ऐड या ऐड हो रहे 1 या 2, और या फिर 2n-1 और 2n-2, ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, जो कि यहां दिखा रहा है। तो एन्यूपॉलीप्लॉइडी को भी होल्ड पे रखते हैं। पहले आप मोनोसोमी की भी बात कर लेते हैं। तो मोनोसोमी एन्यूपॉलीप्लॉइडी का ही टाइप होता है। ठीक, और जो मोनोसोमी की कंडीशन होती है वो होती है 2n-1, यानी डिप्लॉइड में से एक क्रोमोसोम कम कर दिया जाए यानी डिलीट कर दिया जाए, तो 2n-1 मोनोसोमी। ठीक, अच्छा, जबकि यहां पे ऑप्शन में प्लस माइनस दिखा रहा है, सिर्फ माइनस नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो प्लस माइनस और 1 और 2 की भी बात करता है, ये तो 2 तो या तो मोनोसोमी पे ये तो बनता ही है, तो इट मींस इसका जो आंसर बनता था वो था एन्यूपॉलीप्लॉइडी। तो इसका आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny, the disease is। देखिए ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, बी ऑटोसोमल रिसेसिव, सी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, डी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। देखिए अब टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो टर्म क्या बोल रहा है कि जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, तो आइए कंडीशन देखते हैं। ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड, ये चारों कंडीशन जेनेटिक डिजीज की है। इट मींस 4 ऑप्शंस में से कोई सा भी हो सकता है क्योंकि जेनेटिक डिजीज की बात कर रहा है। ट्रांसफर फ्रॉम फिनोटिपिकली नॉर्मल, अब यहां पे टर्म आ गई देखिए, यानी कि जो बीमारी को लेके जा रहा है आगे, वो उसके अंदर खुद फिलहाल बीमारी नहीं है क्योंकि फिनोटिपिकली क्या है, नॉर्मल है, बट कैरियर है। ये देखिए बट कैरियर है, और वो भी कौन, फीमेल है। ठीक है, अच्छा, और ट्रांसफर कर रही है बीमारियों को किसमें, ओनली, इस वर्ड पर ध्यान देना है, यहां पर हमने ओनली वर्ड आ रहा है, ओनली किस पर, मेल्स में ट्रांसफर कर रही है, ओनली इन मेल। बस इतना ही ध्यान देना है हमने कि अपने लड़के जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनमें ट्रांसफर कर रही है बीमारियों को, और खुद बीमारी नहीं शो हो रही है, यानी कि कैरियर है बट खुद बीमारी नहीं है, खुद नॉर्मल है।
ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। तो देखिए, जब यहां पर खुद नॉर्मल है, ठीक है, और सिर्फ कैरियर है, तो इट मींस क्या है, कैरियर वाली कंडीशन में रिसेसिव होते हैं, डोमिनेंट होते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट वाले केस में खुद बीमार होगा तो आगे अपनी जनरेशन को बीमार करेगा, ठीक है, खुद भी बीमार है, आगे जनरेशन को बीमार कर रहा है, मगर खुद बीमारी नहीं है मगर अगली जनरेशन को बीमार कर रहा है, तो इट मींस क्या हुआ, रिसेसिव हुआ। तो यहां पे जो डोमिनेंट के ऑप्शंस दिए हुए हैं, डोमिनेंट में ऑप्शन ए ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये हो ही नहीं सकता, और ऑप्शन सी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, अब चलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के दिए हुए ऑप्शन 2। अब यहां पर फिर देखते हैं कि ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड की बात कर रहे हैं, तो अब यहां पर फिर देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है ओनली ट्रांसफर करता है मेल में। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो रही है, ओनली मेल में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, और मेल से फिर आगे चल करके फीमेल में होगी, हालांकि आगे की बात अभी नहीं कर रहा है, ठीक है, ओनली मेल में बता रहा है, यानी फीमेल से ओनली मेल में हो रही है ट्रांसफर। तो अगर फीमेल से ओनली मेल में होती है, ठीक है, तो ऐसी बीमारी सेक्स लिंक्ड होती है, ठीक है। अगर ट्रांसफर होती इक्वली बच्चों में, यानी पुत्री में भी होती है, डॉटर में भी हो सकती थी और सन में भी हो सकती थी, बट यहां पर ओनली सन में हो रही है, यानी ओनली मेल में हो रही है, इट मींस सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है, राइट। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव है वो नहीं बनता, क्योंकि ऑटोसोमल के केस में बराबर होना चाहिए था डिवाइड प्रोजेनिस में, ठीक है, बट यहां पे ओनली मेल की बात कर रहे हैं, इट मींस ऑप्शन जो था वो आंसर डी था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशंस अमंग सिबलिंग्स, यानी कि इनमें से कौन सी वो चीज है जो कि भाई बहनों में, सिबलिंग्स माने भाई बहन, आगे बच्चे जो भाई बहन होने वाले हैं, उनमें वेरिएशन नहीं लाता, ठीक है, उनमें वेरिएशन का कारण नहीं बनता, ठीक है। तो ऐसी इनमें से कौन सी टर्म है, 4 टर्म दे रखी हैं, कौन सी टर्म है जो वेरिएशन का कारण नहीं बनेगी, तो देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स जो होता है, ठीक है, ये तो वेरिएशन लाता ही लाता है, क्योंकि इसके लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसे अगर आप ढंग से पढ़ें तो वहां से आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो वेरिएशन लाता है, ठीक। अच्छा देखिए, और ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो होती है जब दो अलग अलग ये जो क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अलग अलग नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब आपस में क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, ये रहे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इनमें ये जो आर्म्स होती हैं, ये आर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कर जाती हैं, ठीक है, या इधर ऐसे आर्म्स क्रॉसिंग ओवर कर जाएंगी, ठीक है। तो जब ये आर्म्स क्रॉसिंग ओवर कर जाती है तो इसकी वजह से वेरिएशन आना ही आना है, ठीक है, तो ये भी वेरिएशन लाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स भी वेरिएशन लाता है। उसके बाद लिंकेज। लिंकेज में जो होता है उसके केस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स में जो नजदीक के जीन्स हैं, जो क्लोज जीन्स हैं आपस में, ठीक है, वो जीन्स एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं नई अगली जनरेशन में, तो उन जीन्स के अंदर कोई नया बदलाव नहीं आता, तो लिंकेज में वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। और डी म्यूटेशन। म्यूटेशन तो आपको पता ही है, इसकी तो डेफिनेशन ही ये कहती है कि वेरिएशन लाना, यानी जीन्स के अंदर बदलाव करना, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, म्यूटेशन डी नहीं हो सकता, और लिंकेज, ठीक है, इसकी वजह से वेरिएशन नहीं आते, तो लिंकेज इज आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेमेंस फ्रॉम ए फ्लोरल बर्ड इज, यानी कि फूलों में से क्या अलग करने की बात कर रहा है, रिमूवल ऑफ स्टेमेंस की बात करता है कि रिमूव करने हैं स्टेमेंस, यानी कि मेल पार्ट को अलग करना है फूल में से, ठीक है। तो इसकी तो डेफिनेशन है, देखिए वो डेफिनेशन सिर्फ एक वर्ड में होती है, तो वो वर्ड यहां पे ऑब्वियसली दिया हुआ है, तो क्रॉसिंग नहीं बनता, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता,
ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन भी एक प्रकार का पूरा एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, बट यहां पर उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बहुत सारी बातें होती है इंक्लूड, ठीक है। अच्छा, मगर इमेस्कुलेशन जो है, अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन ये तो बनता ही नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, इमेस्कुलेशन जो है ये रिमूवल ऑफ स्टेमन को ही कहते हैं इमेस्कुलेशन, ठीक है। तो ये वाला फिनोमेना बनता है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इमेस्कुलेशन इंक्लूड होता है, ठीक है, बट हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन कई सारी टर्म से मिलके बनता है, मगर जब आंसर में पर्टिकुलर इमेस्कुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि जिसका मतलब ही रिमूवल ऑफ स्टेमेंस होता है, तो ऑप्शन क्या बनना चाहिए था? सी, ठीक है। तो आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अ चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, यानी कि जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा, उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप जिसमें ओ है, उसके पेरेंट्स में से कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता उनके पेरेंट्स में? ऑप्शन ए में बी प्लस बी, यानी कि फादर मदर का बी प्लस बी, ठीक है। अच्छा, या ऑप्शन बी में ए बी एंड ए बी, या ऑप्शन सी ओ ओ, या ऑप्शन डी ए बी। तो अब देखिए एक पहले टर्म्स को समझते हैं कि जो ऑप्शन, देखिए पहले जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके जीनोटाइप्स क्या बनते हैं, पहले इन चीज को समझ लेते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का है तो जीनोटाइप क्या बन सकते हैं? या तो होगा आई ए, ठीक है, आई ए, या होगा और, ठीक है, आई ए आई, ठीक है। अच्छा, ये तो ए ब्लड ग्रुप वाले का हुआ। अगर बी ब्लड ग्रुप है किसी का तो क्या बन सकता है? आई ए, ठीक, ओ सॉरी, आई ए लिख दिया मैंने यहां पे, आई बी और आई बी, और यहां फिर आई बी आई बन सकता है। और अगर किसी पर्सन का ओ ब्लड ग्रुप है तो सिर्फ आई आई, सिर्फ इसी की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। और अगर किसी पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है तो कौन से जीनोटाइप बन सकते हैं? आई ए आई बी, ठीक है। तो उसमें यही जीनोटाइप बनने की पॉसिबिलिटी बनती है, आई ए आई बी, ठीक है। अच्छा, तो अब आप यहां देखिए, क्या ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है? यस, रखता है। ये देखिए, क्योंकि जो जीनोटाइप ओ के लिए चाहिए स्मॉल आई आई, वो ए वाले के पास होते हैं, ठीक है। ऐसी बी के पास चलते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है, क्या वो भी ओ आगे बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है? तो हां जी, रखता है, क्योंकि उसके पास भी स्मॉल आई होता है। और अगर ओ है तो वो तो रखता ही है, अगर किसी पेरेंट्स के पास ओ ही ब्लड ग्रुप हो तो वो भी ये रख सकता है, ठीक है। यानी कि वो आने वाले टाइम में आगे ओ ब्लड ग्रुप वाले बच्चे बना सकता है। मगर अब ये ए वाला भी बना सकता है, बी वाला भी बना सकता है और ओ वाला भी बना सकता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन नहीं बना सकता? ओ ब्लड ग्रुप कौन नहीं बना सकता? तो सिर्फ ऑप्शन बनता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास स्मॉल आई है ही नहीं, जो ओ के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप आई ए आई बी से बनता है। तो ऑप्शन ए जो बन रहा था उसमें बी बी था, ये नहीं बन सकता था, क्योंकि बी बी वाला ओ ब्लड ग्रुप बना सकता है। ऑप्शन सी ओ ओ, वो तो बना ही सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और ऑप्शन डी ए बी, ये भी ओ ब्लड ग्रुप बना सकते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन बी, फादर का भी अगर ए बी ब्लड ग्रुप है और मदर का भी अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, तो दोनों ओ ब्लड ग्रुप वाला जो बच्चा है वो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्रॉसिंग ऑफ ए मोनोहाइब्रिड विद रिसेसिव पेरेंट इज, ठीक है, यानी कि मोनोहाइब्रिड की बात कर रहा है, ठीक है। क्रॉसिंग करवाने मोनोहाइब्रिड की किसके साथ? विद रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन ए बैक क्रॉस हो सकता है, बी टेस्ट क्रॉस हो सकता है, सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो सकता है, या डी डाइहाइब्रिड क्रॉस हो सकता है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस बनता ही नहीं है, ये नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस जो होते हैं, ठीक है, ये यहां पर टर्म बता दी उसने कि क्रॉसिंग करवाना है विद रिसेसिव पेरेंट के साथ,
ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो क्रॉस है जिसमें किसी एक कैरेक्टर को लेकर के स्टडी की जाती है। ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी की जाती है। ठीक है। अच्छा, बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस की टर्म को जरा समझ लेते हैं। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन आने वाली है, जो फर्स्ट जनरेशन निकल करके आएगी पेरेंट्स के बाद, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, सपोज करिए कैपिटल पी और स्मॉल पी ले लेते हैं, तो इनके क्रॉस के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन आ गई, तो फर्स्ट जनरेशन में आपस में क्रॉस करवा दिया जाए तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसमें से जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस की बात करूं तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन है, जैसे कि अगर ये है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, यहां मैं पूरा लिख देता हूं, ये रहा। अच्छा, तो यहां पर आपको पता ही है कि ये वाला जो हो गया ये डोमिनेंट हो गया, क्योंकि इसके ये सारे के सारे जो आ रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, वो इसके कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, तो ये डोमिनेंट है। ठीक, और ये वाला जो निकल के आया ये रिसेसिव है। ठीक है। अच्छा, तो अगर फर्स्ट जनरेशन की क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करवा दी जाए तो इस तरीके के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो रिसेसिव पेरेंट के साथ कराने की बात कर रहा है वो टेस्ट क्रॉस है, तो इसका आंसर टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, चलिए क्या आगे चलते हैं। 7th, इन एबीओ ब्लड ग्रुप्स हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर फाउंड, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। फिनोटाइप का मतलब कितने टाइप के ट्रेट होते हैं या कैरेक्टर होते हैं। तो आपको बता दूं कि एबीओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है, या तो ए ब्लड ग्रुप होता है, या बी ब्लड ग्रुप होता है, या ओ ब्लड ग्रुप होता है, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है। फिनोटाइप 4 होते हैं, और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो जीनोटाइप होते हैं वो 6 होते हैं। तो यहां पर बात फिनोटाइप की कर रहा था, फिनोटाइप। ठीक है, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ऑप्शन ए 6 नहीं है, बी 8 नहीं है, ऑप्शन सी 1 नहीं है, ऑप्शन डी 4 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल प्रोड्यूस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स इन सेम इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि यहां पे 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। बोलता है कि टॉल भी और ड्वार्फ भी, ठीक है, सेम इक्वल प्रोपोर्शन में बनाएंगे। बताइए कौन से क्रॉसेस में ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर मैं बात यहां पर कर लूं कि ऑप्शन ए और बी और सी और डी, तो ऑप्शन डी तो बनता ही नहीं, क्योंकि इसमें सेम प्रोपोर्शन निकल के ही नहीं आएगा। एक मतलब डिफरेंट प्रोपोर्शन निकलना चाहिए सेम मात्रा में। ठीक है, अगर टॉल जितने हैं तो उतने ही ड्वार्फ भी होने चाहिए। ठीक है, इस केस में एक जैसे कैरेक्टर वाले ही सारे होने वाले हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन ए की तरफ पहले चलते हैं। ऑप्शन ए, यहां से पॉसिबिलिटी क्या लगती है आपको कि क्या बन सकते हैं? एक ये आएगा तो एक यहां से आएगा, तो यहां बन गया ये, एक तो ये, एक बार इसके और इसके साथ जाएगा तो ये, और ये और ये। तो क्या सेम बने? मतलब इक्वल प्रोपोर्शन आया? नहीं आया। जीनोटाइप का इक्वल प्रोपोर्शन नहीं आया, तो ऑप्शन ए नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। कैपिटल टी आ सकता है यहां से, और यहां से स्मॉल टी आ सकता है। एक ये पॉसिबिलिटी है, एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी आ सकता है। ठीक है, और एक बार स्मॉल टी आ सकता है, और एक बार स्मॉल टी आ सकता है। तो ऑप्शन बी लग रहा है, बट एक बार ऑप्शन सी को भी कंसिडर कर लेते हैं। कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी आ सकता है, तो इधर से भी कैपिटल टी आ सकता है, इधर से कैपिटल टी और स्मॉल टी आ सकता है, और कैपिटल टी आ सकता है, और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो आंसर बनता है, तो देखिए जो सी ऑप्शन बन रहा है उसके केस में ये वाले जीनोटाइप निकल के आ रहे हैं। अब इन जीनोटाइप्स में क्या बन रहा है? सी के केस में सारे के सारे टॉल्स बन रहे हैं। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये सारे के सारे इक्वल बन रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो भी नहीं बनता। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ए भी नहीं बन रहा क्योंकि सारे के सारे टॉल बन रहे हैं।
ठीक है। अब ऑप्शन बी जो बन रहा था इसमें 2 टॉल और 2 स्मॉल बन रहे हैं, ठीक है। ये दोनों टॉल हुए और ये दोनों स्मॉल हुए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ड्वार्फ हुए, ठीक है। तो रेशियो बराबर का निकल के आया और वो बोल भी यही रहा था कि सेम मात्रा में टॉल और सेम मात्रा में ही ड्वार्फ होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज सिकल सेल एनीमिया इज ए, यानी कि सिकल सेल एनीमिया है। अब यहां पर 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर और पैथोजेनिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो चलिए यहां पर डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर सपोज करिए मैं ऑप्शन डी की बात करूं तो पैथोजेनिक डिसऑर्डर, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो इस केस में जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो अपनी शेप को सिकल शेप बना लेते हैं, यानी कि ब्लड में होने वाली बीमारी है, क्योंकि एनीमिया आ रहा है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन में होने वाली बीमारी है। अब यहां पर ऑप्शन डी पैथोजेनिक डिसऑर्डर, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी, तो इसका मतलब यह हुआ कि पैथोजेनिक डिसऑर्डर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी नहीं है। डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, इस केस में सेल्स जो हैं वो खराब होने लगते हैं, ये बन सकती है बात, ठीक है। चलिए इसको, उसके बाद है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि केमिकल रिएक्शन से होने वाली प्रॉब्लम्स, तो यहां पर केमिकल रिएक्शंस वाली बात कुछ नहीं है, तो ये भी बात नहीं बनती, ठीक है। हाँ, सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, मगर इसमें सेल्स अपनी शेप बिगाड़ लेते हैं, तो जनरेटिव डिसऑर्डर बन सकता है। बट यहां पर क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये पेरेंट से ट्रांसफर होने वाली बीमारी होती है, तो इसका मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर बनता है, तो इसका ऑप्शन था ए, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गिवन बिलो इज ए पेडिग्री चार्ट showing the inheritance of a certain sex linked trait in humans। यहां पर एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब पेडिग्री चार्ट को देखिए आप कि फादर है जो कि इन्फेक्टेड है और मदर है, ठीक है। उनके जो बाद में जो ये तो हो गई फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड जनरेशन में देखिए मेल में बीमारी नहीं आई है, गर्ल में बीमारी आई है, गर्ल में बीमारी आई है, बॉय बॉय में नहीं आई है, ठीक है। यानी फादर से ट्रांसफर हो गई गर्ल्स में, और उसके बाद जब इस गर्ल की मैरिज एक बॉय के साथ होती है तो उसके बाद आगे वाले जनरेशन में भी आगे ट्रांसफर हो रही है डिजीज, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, द ट्रेड प्रेज्ड इन द अबव पेडिग्री चार्ट इज, कौन सा ट्रेड नजर आता है इस गिवन पेडिग्री चार्ट में? देखिए ऑप्शन ए डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, रिसेसिव एक्स लिंक्ड, डोमिनेंट वाई लिंक्ड और रिसेसिव वाई लिंक्ड। देखिए यहां पर फादर से जनरेशन में जो आई है वो किसमें आई है, किसमें आई है? गर्ल में आई है, यानी कि बीमारी गर्ल्स में दिखाई दी है, ठीक है। अच्छा, तो फादर से बीमारी किसमें आई? गर्ल में आई। तो क्योंकि बीमारी गर्ल में आई है, अब फादर गर्ल को क्या वाई देता है क्रोमोसोम? नहीं देता। क्या देता है? एक्स क्रोमोसोम देता है, ठीक है। तो इट मींस ये एक्स लिंक्ड डिजीज हुई, ठीक है। अच्छा, तो डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, रिसेसिव एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड तो बनता ही नहीं और वाई लिंक्ड बनते ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकते। चलिए अब ऑप्शन ए या बी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें एक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड आ रहा है। अब यहां पर देखिए कि फादर से डॉटर में गई और डॉटर से आगे फिर किसमें जा रही है? सन में जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि जब बीमारी अच्छा, ये तो अगर फादर से डॉटर में गई और डॉटर से फिर इक्वल दोनों बच्चों में गई, वो तो ऑटोसोमल, ठीक है, वाली बात तो हो सकती है, बट यहां पे ऑटोसोमल की बात तो कर ही नहीं रहा। यहां पर क्या है, अब बात बनती है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो रिसेसिव किस केस में होता है? जब पेरेंट्स में ना हो मगर बच्चों में हो जाए, तो उसको रिसेसिव कहते हैं, ठीक है। मगर यहां तो पेरेंट्स में है फिर बच्चों में आ रही है, तो वो डोमिनेंट कहलाएगा। तो यहां पर इसका मतलब एक्स लिंक तो हम पहले ही समझ चुके थे, क्योंकि फादर से गर्ल में आई बीमारी, इसका मतलब एक्स लिंक डिजीज है। और क्योंकि हर जनरेशन में जा रही है बीमारी, ठीक है, पेरेंट्स से बच्चों में जा रही है डायरेक्टली, तो वो डोमिनेंट है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए डोमिनेंट एक्स लिंक डिजीज बनता था। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है,
ठीक है, ये जो है आपके लिए एक एक आप समझ सकते हैं कि एक टेस्ट मॉडल पेपर की तरह था। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आप कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।